ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय फंक्शन आपका जो पांडास का है वो बेसिकली आइडेंटिकल डेटा को ग्रुपिंग में करने के लिए होता है। जैसे आप पढ़ते हो द ग्रुप बाय इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू द ग्रुप्स। अ ग्रुप बाय ऑपरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा सेट को डिवाइड करते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सेल शीट का डेटा है, उसके ऊपर आपके पास एक्सेल शीट के अंदर तीन कलर्स लिए हुए हैं, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। तब आप चाहते हो कि स्कैटर्ड है, सारे के सारे अलग अलग हैं। अब आप चाहते हो कि इनको इकट्ठा आप एक मर्ज करके एक इनका ग्रुप बना लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई किया, तो क्या हुआ इससे, जितने आपके येलो वाले थे वो सारे ग्रुप में आ गए, ग्रीन वाले आपके एक ग्रुप में आ गए, और जो ब्लू वाले थे वो आपके एक ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, तो जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, ग्रुप बनने के बाद अब अपने इंडिविजुअल फंक्शन आप अपने पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको येलो ग्रुप के अंदर आपको इसकी पूरे ग्रुप की मीन वैल्यू चाहिए, तो यू कैन अप्लाई द एग्रीगेशन फंक्शन एज मीन वैल्यू। तो वी हैव अ वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन लाइक सम है, मीन है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है, काउंट है। तो इस तरह के फंक्शन आप पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अप्लाई करोगे। जब आप ग्रुप के ऊपर अप्लाई करोगे तो यहाँ से डेटा का फिल्टर हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्टेड डेटा आ जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, तो इसी का हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक डेटा सेट इंपोर्ट कर रहा हूँ जो हमने कल बनाया हुआ था। सबसे पहले मैं पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एसवीडी। नेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर। जो फाइल है मेरी वो एक्सेल के अंदर बनी हुई है, तो आई यूज एक्सटेंशन एज रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एंड द फाइल नेम इज, स्टूडेंट का डेटा है तो एसटीडी डॉट एक्सटेंशन एक्सेल एक्सेल एक्स, इट शुड बी इन द इन्वर्टेड कॉमा। इसको मैं जो डेटा को मैं अपना डेटा फ्रेम को स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल डेटा फ्रेम के अंदर। तो नाउ जो आप डीएफ को देखोगे यहाँ पे, तो डीएफ वुड बी दिस इज द डेटा। आपके पास क्या है, स्टूडेंट का डेटा है जिसमें स्टूडेंट के नेम है, उनके क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है, उसके स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर आप ग्रुप का एक कमांड चलाना चाहते हैं, पहले तो आगे देखो कौन कौन से ग्रुप आप इसके अंदर फॉर्म कर सकते हो। आपके पास क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 11th के हैं और क्लास 12th के हैं, तो आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो 10th के स्टूडेंट्स का, 11th के स्टूडेंट का और 12th के स्टूडेंट का। आप ग्रुपिंग सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो सेक्शन है यहाँ पे, या तो सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी है। ठीक है, सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ग्रुपिंग बना सकते हो, क्योंकि आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, या तो मैथ है या फिर साइंस है, तो मैथ का ग्रुप अलग बना सकते हो, साइंस का ग्रुप अलग बना सकते हो। ठीक है, डबल ग्रुपिंग भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि क्लास 10th के सेक्शन ए के वो बच्चे जो मैथ के अंदर जो ओनली मैथ पढ़ रहे हैं, उनका एक आपने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, ठीक है, और उसके बेस पे आपने क्या किया, एवेल्युएट किया उनके बच्चों के मार्क्स कितने, राइट। तो दिस हाउ यू कैन मेक ए ग्रुप। अब इसको कैसे लिखोगी, इसके लिए फंक्शन भी यूज करते हो, अंडर का दैट इज अ ग्रुप बाय फंक्शन। कैसे यूज करोगे, डी एच डॉट ग्रुप बाय, इसके अंदर आप पास करते हो जिसका आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो इसको फिर क्लास। ठीक है, क्लास का सी कैपिटल है यहाँ पे। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे कॉलम नेम यूज कर रहे हो, तो वही आप कॉलम नेम सेम यहाँ पे यूज करोगे। अगर यहाँ पे, क्योंकि जो पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अब मैंने यहाँ पे स्मॉल सी यूज किया था तो आगे आ रहा था। तो जस्ट मेक श्योर कि जो आप कॉलम का नेम यहाँ पे यूज कर रहे हो वही आप इसको एक्सेस करने के लिए यूज करोगे। तो जैसे मैंने क्या बनाया इसका, तो क्लास का ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस क्लास के ग्रुप के बेस पे आप क्या करना चाहते हो, आप स्टूडेंट के क्या निकालना चाहते हो, मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हो। कि आप चाहते हो कि क्लास में जितने ग्रुप बने हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट, सबका जो है एवरेज मार्क्स कितने हैं।
तो आप कैसे लिखोगे इसको? मार्क्स कॉलम पे आप एग्रीगेशन फंक्शन लगाना चाहते हो, एंड द फंक्शन वुड बी अ मीन फंक्शन। आप पूरे का क्या निकालते हो? मीन निकालते हो। तो इसमें क्या कर दिया, क्लास 10th की जितने स्टूडेंट थे उनका ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या किया, मार्क्स वाला जो कॉलम थे इसके ऊपर आपने एक एग्रीगेशन फंक्शन लगाया। नाउ यू विल सी कि जो क्लास 10th के जितने स्टूडेंट हैं उन सबका एवरेज मार्क्स, तो वो मार्क्स कॉलम में जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या निकाल देगा, मीन निकाल देगा। ठीक है। ऐसे वो क्लास क्लास 11th का उसने जो ग्रुप बनाया, क्लास 11th के ग्रुप में जितने मार्क्स हैं बच्चों की, उसका वो क्या निकाल देगा, मीन निकाल देगा। क्लास 12th में जितने बच्चे हैं वो मार्क्स कॉलम पे हेलो, गुड मीन मॉर्निंग फंक्शन सर। अप्लाई करेगा और उसका मीन अप्लाई कर देगा। जस्ट गुड मॉर्निंग, हु स्पीकिंग? ठीक है। आप इसके ऊपर सम लगाना चाहो तो यू कैन अप्लाई सम हियर। आप चाहते हो कि सारे बच्चों का जितने मार्क्स हैं उस क्लास के, आप उनको सम देखना चाहते हो तो टोटल मार्क्स कितने बच्चों की क्लास में, यू कैन अप्लाई सम फंक्शन। ठीक है। आप यहाँ पे मिनिमम नंबर देखना चाहते हो तो कैन अप्लाई अ फंक्शन मीन फंक्शन। तो क्लास वाइज जो उसके आपके मार्क्स होंगे उसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल जो क्लास 10th है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी, 78 है। क्लास 11th के अंदर मिनिमम वैल्यू 76 है। क्लास 12th के हेलो सर, अंदर आपकी आवाज़ लैग हो गई है थोड़ी। हेलो, आवाज नहीं आ रही कॉल में? अब सही आ रही है सर। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। कब से लैग कर रही है? सर 2 मिनट हो गए कम से कम। ओके, तो ये जो मैं मतलब कहाँ से रुका हूँ समझाने के लिए, अरे मतलब वही मैं जहाँ पिछला पे थोड़ा अपनी आवाज दोबारा से समझा दोगे? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रीड अपनी जो फाइल थी स्टूडेंट नाम से मैंने जो बनाई हुई है इसके थैंक यू अंदर, सर। उसमें मैंने यहाँ पे ये जो स्टूडेंट वाली फाइल है इसको मैंने अपलोड किया, अपने डेटा सेट को नोटबुक के ऊपर लेके आया। इसके लिए हमने रीड एक्सेल फाइल है, क्योंकि तो हमने यहाँ पे क्या एक्सटेंशन लिया, एक्सेल एक्सटेंशन यूज किया। उसके बाद अंदर मैंने क्या दिया, फाइल का नेम दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे जो डेटा है इसको अपने वेरिएबल बना के डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया। उसको मैंने नाम लिखा डीएफ। डीएफ को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपके पास ये डेटा सेट निकल के आया, मतलब ये डेटा था आपके पास क्लास का, जिसके अंदर आपके क्लास के नेम है, क्लास बच्चों के नाम है, उनकी क्लासेज हैं, सेक्शन है, सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना है। ग्रुप बाय का मतलब है कि आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो, 11th के जितने स्टूडेंट को ग्रुप बनाना चाहते हो, ग्रुप बनाना चाहते हो, राइट। तो ग्रुप बनाने के मतलब है कि आपके 10th के स्टूडेंट का एक क्लस्टर बन जाएगा, 11th के स्टूडेंट का एक क्लस्टर बन जाएगा, 12th के स्टूडेंट का एक क्लस्टर बन जाएगा। ग्रुपिंग करने के बाद अब आप उसके ऊपर कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन चला सकते हो। ठीक है। वो आपको किस कॉलम पे चलाना है वो आपको कॉलम नेम बताना पड़ेगा, जैसे जस्ट लाइक मैंने ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई किया किसी पे क्लास के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास आप एट्रीब्यूट दोगे, मेक श्योर कि जो आप कॉलम का नाम यहाँ पे रखोगे सेम कॉलम का नाम यहाँ पे आएगा। वर्स इज लैगिंग। नो सर। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। ओके। जब ब्लैक करे तो प्लीज एक मिनट में कुछ करना है, क्योंकि ना मेरी ईयरबड्स की बैटरी लो है तो पता नहीं लगेगा कब इसकी बैटरी डाउन होगी। ओके, तो हेलो जैसे सर, मैं मेरा आज बर्थडे है, सर से विश करवा दो मेरे को। चलो क्लास के बाद विश कर लेंगे, अभी पढ़ लें पहले थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो आई मेक ग्रुप बाय कमांड ऑन द क्लासेस। तो क्लास में क्या हुआ, सारे ग्रुप जितने भी सेम क्लास है तो उनका एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद अब क्या किया मैंने कि मार्क्स के जो मार्क्स वाले कॉलम था उसके ऊपर क्या लगाया, एक एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया। किसने? हाँ? क्या? तो यहाँ पे क्या किया, मार्क्स वाले जो कॉलम था उसके ऊपर मैंने एक एग्रीगेशन फंक्शन लगाया मेन। इसका मतलब ये है कि जो हमने क्लासेस का ग्रुप बनाया है उसके ऊपर एक मार्क्स कॉलम के ऊपर अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें सबसे लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा कौन है,
तो इसमें मैंने क्या किया, मार्क्स वाले कॉलम पे क्या लगा दिया, मीन फंक्शन लगा दिया। तो उसने क्या कर दिया, इस मार्क्स वाले कॉलम में गया और इसमें उसने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, और वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उसने रिटर्न दिया, जिसका मतलब जो क्लास 10th है उसका जो बच्चा है उसमें जो लोएस्ट मार्क्स है वो 78 है, क्लास 11th में लोएस्ट मार्क्स 76 है, और 12th के अंदर लोएस्ट मार्क्स 80 है। ऐसे आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं बच्चे, वी विल अप्लाई अ मैक्सिमम फंक्शन। उससे क्या होगा, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट कितने सारे स्टूडेंट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 90 नंबर क्लास 10th में हाईएस्ट है, 92 क्लास 11th में हाईएस्ट है, क्लास 12th में 95 हाईएस्ट है। अगर आप मीन देखना चाहते हो सारे बच्चों का जो मीन एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग मीन। ठीक है, आप सबका सम करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई सम। अब अगर आप चाहते हो कि जो आपकी ग्रुपिंग है वो आपके एक से ज्यादा के ऊपर बेस हो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि सेक्शन में भी दो ही सेक्शन है, इसका मतलब आप जो ग्रुपिंग कर सकते हो सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, क्लास वाइज भी कर सकते हो। इफ यू वांट अ मल्टीपल ग्रुप, तो आप यहाँ क्या पास करते हो, अब मल्टीपल ग्रुप्स के लिए आप यहाँ पे लिस्ट पास करते हो। तो जब भी आपको एक से ज्यादा इनपुट देनी होती है तो यू यूज आर लिस्ट। तो आप यहाँ पे लिस्ट कॉमा क्लास कॉमा, अब मैं यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, this is not closed, it will form a group on the basis of class and section। अब आपने उसमें क्लास और सेक्शन वाइज आपकी ग्रुपिंग कर दी है। अब आप चाहते हो क्लास एंड सेक्शन वाइज आपके मार्क्स लिखते हैं, तो अगेन यू विल सी है मार्क्स कॉलम पे आप क्या लगा रहे हो, सर करा दो ना विषय। यू आर अप्लाइंग सम फंक्शन। तो उसने क्या किया कि सेक्शन वाइज पहले क्लास वाइज ग्रुप बनाए, क्लास के अंदर सेक्शन वाइज ग्रुप बना दिए। 10th क्लास में दो ही सेक्शन है, ए और बी। 11th क्लास में दो सेक्शन है, ए एंड बी, एंड 12th के अंदर दो सेक्शन है, ए एंड। अब हर एक सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने क्या अप्लाई किया, सम फंक्शन। क्लास ए के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, क्लास बी में टोटल कितने बच्चे हैं। सिमिलरली क्लास 11th के सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, बी में कितने बच्चे हैं, 12th में भी ए में कितने बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और बाय यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन। ठीक है, जस्ट क्लियर है सबको ग्रुप बाय, जिनको कोई डाउट अगर। सर करा दो ना विषय, डाउट तो बाद में क्लियर हो जाएंगे। कौन से इसमें हो तुम जैक, सर क्या कहा आपने? मगर कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हो तुम। सर आई एम फ्रॉम एमसीए। एमसीए में हो, क्या नाम है आपका। सर जैक नाम है मेरा। बेटा भी क्लास में ध्यान दे लें, अगर क्लास लगाने का मन नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। बताओ जैक, पढ़ लें या पहले क्या करना है। सर पहले विश करा दो फिर पढ़ लेंगे, आज बर्थडे है मेरा, स्पेशल दिन है मेरा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। So this is how you are applying the group by function. ठीक है, अह,
ये किसी को पता था कि जैक कौन है? सर बट एमसीए से नहीं था, इतना कंफर्म है सर। हाँ वो आई नो कि एमसी से नहीं होगा, बट हु वाज ही? इज एनीवन नो? सर आप बार बार चीटिंग कर रहे हो, निकाल निकाल के, मुझे गलत बात है। हाँ तो ओके, हाउ टू कनेक्ट द टू डेटा फ्रेम्स? अगर आपके पास एक से ज्यादा डेटा फ्रेम्स है तो उनका आपस में कैसे कनेक्ट आउट करोगे? अभी तक हमने जो काम किया है वो सिंगल डेटा फ्रेम के ऊपर काम किया है कि अगर आपके पास एक ही डेटा फ्रेम है तो उसके ऊपर आप पार्टनर से कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू हैव गिवन अ मोर देन टू डेटा फ्रेम्स तो आप उसके ऊपर कैसे इन दोनों को कनेक्टिविटी कनेक्ट करके फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू मर्ज टू डेटा फ्रेम, तो उसका जो मेथड है वो आप कंकैटिनेशन कर सकते हो। तो मेथड, द फर्स्ट मेथड इज कंकैटिनेशन, कि आप दो डेटा फ्रेम आपस में मर्ज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दो डाटा फ्रेम यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। ठीक है, दो डेटा सेट बनाए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेशनल का रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, कि सेशनल वन और सेशनल टू। ठीक है, आपके पास दो फाइलें अलग अलग हैं। नाउ यू हैव टू एनालाइज कि कौन से बच्चे ने बेस्ट परफॉर्म किया है क्लास में, दोनों सेशन को मिला के। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सेशनल्स को मर्ज करना पड़ेगा, यानी दो फाइलों को मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दो फाइलें बनाई हैं, सेशन वन और सेशन टू के नाम से। ठीक है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स, इसका डमी डेटा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को फाइलों को अपलोड कर ले रहा हूँ। तो सेशनल अंडरस्कोर वन के नाम से एक जो दूसरी फाइल है, इसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ df1 df। सेकंड फाइल है मैं सेशनल। सबसे पहले df1 देखो, दिस इज डेटा इन द df1। और इसके अंदर आपके पास स्टूडेंट नंबर का मतलब स्टूडेंट रोल नंबर्स है, उससे कोरेस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स हैं। सेकंड आपके पास जो डेटा सेट है दैट इज होगा अगेन सेकंड स्टूडेंट का डेटाबेस है, इसमें भी स्टूडेंट के रोल नंबर और उसके मार्क्स हैं। इसका मतलब दो सेशनल का रिकॉर्ड है इसके अंदर। नाउ यू हैव टू, कि आपके पास दो सेपरेट फाइल है एंड यू हैव टू परफॉर्म एनालिसिस। तो बेस्ट वे इज टू कनेक्ट बोथ द फाइल्स। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को आप क्या करते हैं आपस में कनेक्ट कर लेते हो। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, वो हम करेंगे कंकैटिनेशन, con concat। इसके अंदर आप पास करते हो दोनों पैरामीटर्स जो आपके पास। फर्स्ट वाले जो आपकी फाइल का जो रिकॉर्ड है वो df1 के अंदर स्टोर है। कल पास df1 कॉमा df2। नाउ यू विल सी कि दोनों फाइलें आपस में मर्ज होगी, यानी जो दोनों का डेटा था आपका df1 और df2 का, इट इज मर्ज। ठीक है, तो बाय यूजिंग द concat फंक्शन यू कैन concat टू फाइल्स। इसको हम जो कंकैटिनेशन बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं स्टैकिंग, वर्टिकल स्टैकिंग बोलते हैं। वर्टिकल स्टैकिंग का मतलब है कि आपने जो डेटा को आपस में कंकैटिनेट किया है वो वर्टिकली किया है, नॉट अ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्टैकिंग का मतलब है कि आप उसको एक एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम से स्टैक कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ठीक है, और ये हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो वर्टिकली कर रहे हैं। राइट,
इसके अंदर एक आप देखोगे जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे जो आपके इंडेक्सेस हैं वो रिपीटेशन पे है। यहाँ पे जो 9 तक का इंडेक्स है उसके बाद दोबारा से वो 0 से स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि डेटा फ्रेम मर्ज तो हुए हैं लेकिन उसके इंडेक्सिंग सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। इसको आप ट्रू कर दोगे जब इसको आप ट्रू कर दोगे तो आप देखोगे जो डेटा आपके थे इंडेक्सेस थे नाउ इट इज इन द न्यू इंडेक्सेस उसने जनरेट किए, प्रीवियस वाले को उसने इग्नोर मार दिया। तो न्यू इंडेक्सेस जब आपकी क्लाइंट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इट इज इन द कंटिन्यूअस फेज। तो आप इस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वर्टिकल साइकिल। ठीक है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल सेटिंग यूज करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर ओवरराइड कर दोगे एक्सिस के नाम से। एक्सिस इज इक्वल टू 1। 1 से क्या होगा कि आपके जो स्टैकिंग अब जो आपने डेटा को कॉन्केटिनेट किया वो किससे किया है, वो आपने हॉरिजॉन्टली किया। हॉरिजॉन्टल से बाय you introduce the axis parameter as 1। एक्सिस पैरामीटर का वन का मतलब क्या, आप रो वाइज कर रहे हो। जब मैं इसको 0 कर देता हूँ तो वो कॉलम वाइज होता है। ठीक है, तो एक्सिस 0 का मतलब कॉलम वाइज आप स्टैकिंग कर रहे हो और एक्सिस 1 का मतलब है बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, तो आप इसको मेंशन करने की जरूरत है। तो इसका हॉरिजॉन्टली क्या करो, स्टैक कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन concatenate your data frames। नेक्स्ट आता है आपके पास मर्ज द डेटा फ्रेम। कॉन्कैट करना मतलब कि स्टैक करना। और मर्जिंग जो हम डेटा बेस की करते हैं, डेटा सेट्स की करते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन कॉमन कॉलम के बेस पे करते हैं। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है मर्जिंग वाला, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कॉलम। कॉलम कॉमन जो दो, अगर आप दो टेबल्स को आप उसमें मर्ज करना चाह रहे हो तो उसके अंदर एक कॉलम जो है वो आपको कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसके बेस पे आप क्या करते हो, मर्जिंग करते हो। इसमें हम ऑपरेशंस करते हैं लाइक इनर जॉइंस। डेटाबेस के अंदर जिन स्टूडेंट ने डेटाबेस किया हुआ है उन्होंने एक्सेल के अंदर ये ज्वाइंस पढ़े होंगे। इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, एंड आउटर ज्वाइन क्या होता है। आउटर मतलब कि इसको फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। तो सबने ज्वाइंस पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं आई जस्ट एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ज्वाइंस बेसिकली होते हैं दो टेबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए। तो मर्ज टू टेबल्स, अगर आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम। कोई दो टेबल्स को आप तभी मर्ज कर सकते हो जब उनके बीच में कोई एक कॉमन ऐसा कॉलम होगा जो टेबल 1 में भी होगा, टेबल 2 में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये कितने टाइप्स के होते हैं ज्वाइन? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन,
एंड आउटर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन क्या होते हैं? इनर ज्वाइन क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, ए टेबल, एक आपके पास टेबल है बी टेबल। आपके पास दो टेबल्स हैं, तो इन दोनों टेबल्स का जो कॉमन एरिया होगा, ये आपका कॉमन एरिया है। ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है, इससे क्या पता लग रहा है कि आपके पास एक ये टेबल इंडिविजुअल, एक ये टेबल है, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है? इनर ज्वाइन कहलाता है। इनर ज्वाइन का मतलब कि जो दो टेबल्स होकर आपके पास होंगे, एक टेबल ए है आपके पास, एक टेबल बी है। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका नेम है। इस टेबल में भी क्या है? स्टूडेंट के रोल नंबर है और सेकंड कॉलम में इसके क्या है? मार्क्स है। तो दो टेबल आपस में तभी कंबाइन होंगी, इन दोनों टेबल्स को आप आपस में तभी मर्ज कर सकते हो जब इसका फर्स्ट जो कॉलम है वही आपका टेबल टू में एटलीस्ट एक कॉलम होना चाहिए। तो दोनों की जो रोल नंबर है दैट शुड बी यूनिक। तो इन दोनों के बेस पे आप इसको टेबल को आपस में क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। अब इनर जॉइन कैसे ऑपरेट करेगा कि जो भी आपके पास कॉमन डेटा होगा दोनों टेबल्स के अंदर, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है रोल नंबर 5, इसका नेम है ए, 6 रोल नंबर है, इसका नाम है सी। यहाँ पे रोल नंबर है 5 और 7 और इसके मार्क्स हैं 80, इसके मार्क्स हैं 16। तो आज के ऊपर जब इनर जॉइन परफॉर्म करोगे तो इनर जॉइन कैसे काम करता है कि दोनों का जो कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा कौन सा होगा? रोल नंबर 5 के 5 यहाँ पे भी है, रोल नंबर 5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब जो नई टेबल बनेगी, इससे जब जो नया टेबल आएगा दैट कंटेन द कॉमन डेटा, इसके अंदर क्या होंगे? 3 कॉलम होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा और मार्क्स होगा। ठीक है, अब रोल नंबर कौन सा होगा? जो कॉमन डेटा होगा। 5 रोल नंबर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब 5 रोल नंबर है। इसका नाम क्या है? ए। इसके मार्क्स कितने हैं? 80। यहाँ कॉपी हो जाएगा। वो अगले वाले उस पे आएगा, वो देखेगा 6, वो 6 को यहाँ सर्च करेगा। इस पर्टिकुलर टेबल में 6 नाम का कोई रोल नंबर नहीं है, तो अब इसका मतलब ये वाला जो डेटा है वो कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन रो है ओनली वो क्या कि 5 एंड 80, तो इट विल डिस्प्ले। तो दिस द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर। सेकंड आता है आपके पास लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी आउटर टेबल होती है, जो मर्ज करने के बाद जो टेबल आएगी, वो ज्वाइन तो होगी उसी बेस पे कि कॉमन कॉलम है कि नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा? रोल नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेम होगा, यहाँ पे क्या होंगे? मार्क्स। लेफ्ट का मतलब है ये आपकी जो जब हम मर्ज करते हैं तो ये आपकी लेफ्ट टेबल है, ये आपकी राइट टेबल है। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या आता है? तो जो लेफ्ट वाले जितनी भी रोज है वो तो सारी आएंगी आएंगी। इसका मतलब रोल नंबर 5, नेम है उसका ए और उसके मार्क्स कितने हैं? 1। तो लेफ्ट वाले के अंदर फुल क्लास चल रही है। ठीक है, और लेफ्ट का मतलब है जो लेफ्ट वाला जो टेबल है आपका, उसका सारा कंटेंट आएगा ही आएगा इसके अंदर। इसमें 6 वाली एंट्री भी आएगी। ऑल दो ये वाला जो 6 वाला जो स्टूडेंट है वो इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके मार्क्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नॉट विद नैन वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली नैन वैल्यू डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन रोज आएंगी जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा जो लेफ्ट वाली टेबल की सारी एंट्री है वो आएंगी। अगर राइट वाली टेबल के अंदर वो एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी जगह वैल्यू नैन आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट ज्वाइन। थर्ड आता है आपका राइट ज्वाइन, जस्ट अपोजिट टू दिस।
राइट जॉइन के अंदर आप क्या करते हो कि आपके पास जो आउटपुट टेबल होती है उसके अंदर वही 3 रोज 3 कॉलम्स बनेंगे। नेम होगा, और सॉरी यहाँ पे रोल नंबर होगा, नेम होगा और मार्क्स होंगे। अब क्या होगा, अगेन वही मर्जिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कॉलम। इसके अंदर भी रोल नंबर है, इसके अंदर भी रोल नंबर है, और कॉमन रोज डिस्प्ले होंगी 5, रोल नंबर स्टूडेंट ए, और उसके मार्क्स हैं 80। नाउ सेकंड रो को पकड़ेगा वो जो 6 वाली कॉलम वो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देगा, लेकिन एज दिस इज अ राइट जॉइन, तो राइट वाली टेबल की जितनी एंट्रीज है वो यहाँ पे फिल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या था, रोल नंबर 7 है। अब यहाँ पे बच्चे का नाम नहीं है, तो बच्चे का जहाँ पे नाम नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, नैन आ जाएगी, इसी और नैन वैल्यू, और उसके मार्क्स कितने 60। तो दिस इज आउटर टेबल। ठीक है, थर्ड जो आपका आता है आउटर जॉइन। थर्ड इज योर आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में हम क्या करते हैं कि सारी एंट्रीज आती है उसके अंदर, लेफ्ट वाली टेबल की भी और राइट वाली टेबल के अंदर। तो इट विल कंटेन ऑल द एंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम होगा, तो यहाँ पे रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम होगा, और यहाँ पे मार्क्स होंगे। तो दोनों टेबल का रिकॉर्ड आएगा इसके अंदर। पहला है 5 ए, मार्क्स इसके कितने 80। अगला बच्चा है 6 एल, नाम से 6 एल दूसरी टेबल में नहीं था, तो इसकी जगह मार्क्स की जगह आ जाएगा नैन वैल्यू आ जाएगी, NaN। थर्ड वाला 5 दोनों कॉमन इसमें आ चुका है। अगला बच्चा है 7, रोल नंबर है 7, और उसके मार्क्स हैं 16, बट उसका नाम नहीं है, तो यहाँ पे नैन आ जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आउटर टेबल। तो इनर टेबल के अंदर हम हमेशा कॉमन पार्ट लेते हैं। लेफ्ट जॉइन के अंदर आपके पास कॉमन के साथ साथ जो लेफ्ट लेफ्ट वाला डेटा होता है टेबल का वो आता है। राइट वाले के अंदर जो राइट वाली टेबल है उसका भी डेटा आता है, और आउटर वे यानी फुल जॉइन के अंदर वो सारी टेबल का डेटा देता है। तो दिस इज हाउ यू आर डन द मर्जिंग। आई होप क्लियर है सबको। लाइन वाइज मत होता है सुरेश। पहले पूरी पूरी एक टेबल आएगी, उसके बाद दूसरी टेबल स्टार्ट होगी। दिवेश, ठीक है, ओके। तो मर्जिंग क्लियर है सबको कि ज्वाइंस कैसे करेंगे, नाउ विल परफॉर्म। मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ जल्दी से, जो भी हमने किया है 2 टेबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, आप डिक्शनरीज की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, 3D डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर आप डिक्शनरी की हेल्प से, पहला हमने लिया है स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर के अंदर हम 3 रोल नंबर लेते हैं, 1 2 3, कॉमा, सेकेंड ले लेते हैं स्टूडेंट के लिए, पहले हमने नेम नेम इक्वल कॉमा अंकित कॉमा राहुल। ठीक है,
यहाँ से डिक्शनरी स्टार्ट हुई। तो आपका जो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट टेबल। एक टेबल और बना लेते हैं सेकंड के नाम से, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। इसके अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर हम मेक श्योर कि दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी आप उसको मर्जिंग कर सकते हो। तो मैं कॉमन कॉलम अपना रोल नंबर के नाम से ले रहा हूँ। वन, थ्री, फाइव, मार्क्स, 15, 14, 15। ओके, सो ये दो टेबल बना लिए हमने। सर फर्स्ट टेबल, दूसरा सेकंड टेबल, दोनों में टेबल में एक कॉलम कॉमन रखना है, जिस बिकॉज से आपको दोनों डेटा फ्रेम का आपस में मर्ज करना है। तो मर्जिंग की पहली कंडीशन ये है कि दोनों टेबल्स के अंदर एटलीस्ट एक कॉलम आपको कॉमन होना है। तो रोल नंबर मैंने कॉमन रखा है, इसमें इस टेबल में नेम है, इसमें मार्क्स। तो 900 से पहले आप परफॉर्म करते हैं। सर आपने म्यूट कर दिया। तो आवाज आ रही है मेरी? I'm audible? ओके, सो यहाँ पे देखोगे जो दो टेबल आपस में मर्ज हुई है,
उसके अंदर जो रिजल्टेंट डेटा दैट इज योर कॉमन डेटा ओनली। आपके पास जो दो टेबल थी, जिसके अंदर जो कॉमन आपका है वो क्या क्या है आपकी। रोल नंबर 1 कॉमन है, वो 1 इसमें भी है। रोल नंबर 3 इसमें है और 3 इसमें भी है। लेकिन जो रोल नंबर 2 जो है वो इसमें नहीं है किसी के ऊपर। उसके बाद जो आपका कॉमन डेटा है यानी 1 और 3 वाला ओनली वही डिस्प्ले होगा। दैट इज द बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ इनर जॉइन। तो इनर बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें अगर आप हाउ पैरामीटर नहीं इंक्लूड करोगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है। तो ऑन में आप बताते हो कि किसके बेस पर मर्जिंग करना चाहते हो, और हाउ के अंदर आप बताते हो कि आप कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इनर ज्वाइन होता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दोगे तो वो इनर ज्वाइन परफॉर्म करेगा। बट अगर आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हाउ इक्वल टू, आई थिंक यही है, इसका देखना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट आएगा। यस। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या किया था हमने। ये लेफ्ट ज्वाइन की एंट्री थी हमारी, मैं इसको दिखाता हूँ दोनों विंडोज ओपन करके। देखिए इसमें हमने क्या किया था। लेफ्ट जोन में क्या बताया था मैंने कि जो दोनों टेबल्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो उसमें एक तो कॉमन रो आएंगी आपकी 5 5 वाली, और आपका जो लेफ्ट टेबल वाला डेटा वो भी सारा आएगा। ठीक है। तो यहाँ आपकी जो टेबल है, जबकि जो फर्स्ट है वो लेफ्ट टेबल है बाय डिफॉल्ट, और जो सेकंड है वो आपकी राइट टेबल है। तो जो फर्स्ट टेबल का डेटा है आपका, यानी कि ये वाला जो डेटा है, इसके अंदर जो कॉमन रोज है वो तो आएंगी, यानी कि 1 और 3। इसके अलावा कौन सी आएंगी, जो फर्स्ट टेबल की सेकंड वाली है, यानी कि सेकंड और अंकित के नाम से भी आएगा। लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो जो रोल नंबर 2 है वो इस वाली टेबल में, राइट वाली टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स वाला जो आंसर आएगा वो आएगा नैन वैल्यू, तो जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है। थर्ड, अगर आपको इसमें राइट राइट जॉइन परफॉर्म कराना है तो यहाँ पे बस आप हाउ पैरामीटर चेंज कर दोगे, विल गेट द राइट मर्जिंग। अब राइट जो हमने मर्ज किया तो उसमें क्या किया था कि उसमें राइट वाली जो साइड वाली टेबल है उसकी सारी एंट्रीज आएंगी अदर देन टू बी कॉमन एंट्री। तो 5A 5A इसमें भी था, तो वो ये वाली एंट्री आ गई। इसके अलावा जो 6 रोल नंबर था वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन राइट वाली टेबल में नहीं था। बट एज दिस इज राइट जॉइन, तो आपके यहाँ पे क्या जो राइट वाली टेबल के अंदर जो डेटा है वो भी आएगा। उसके साथ में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, उसकी जगह क्या आएगा, नल लिखा आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, नल लिखा आ गया। ठीक है। अगर आपको पूरी दोनों टेबल्स का आपस में मर्ज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटर जॉइन लिखोगे। We will write here outer। तो आउटर टेबल में देखो दोनों टेबल आपस में मर्ज होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें डेटा कॉमन है या नहीं है। जहाँ पे डेटा कॉमन नहीं होगा उसकी जगह वो नैन वैल्यू डाल देगा यहाँ पे, बट वो दोनों टेबल्स आपस में कंबाइन हो जाएगा। क्लियर है सबको। यस, क्लियर है सबको। हाउ द मर्जिंग इज डन यूजिंग द joins of two data sets। कोई डाउट है तो पूछो। राइट इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी हैड डाउट रिगार्डिंग टू द मर्जिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रियल वन में जब काम करोगे, ऑन जो पैरामीटर है ऑन के बेस पे आप ये बताते हो कि किसके बेस पे आप ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो। आपने यहाँ पे ज्वाइन तो लगा दिया, आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन तो कर रहे हो लेकिन किस पैरामीटर के बेस पे कर रहे हो। तो दोनों में से जो कॉमन पैरामीटर होगा वो आपका ओन का मॉड्यूल बनता है। तो ओन बता रहा है कि किसके बेस पे आप दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो, एंड द बेस कंडीशन इज कि जो दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा वही आपका ऑन में आएगा। ठीक है। दिवेश आउटर वाला बताना सर। ओके। आउटर वाले में हमने क्या किया, आउटर जॉइन में हम इसको आउटर जॉइन को फुल जॉइन भी बोलते हैं कि हम दोनों टेबल का आपस में कंबाइन करना चाहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कि इसके अंदर डेटा कॉमन है या नहीं है।
अगर डेटा कॉमन है तो वो पूरी की पूरी टेबल में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, रोल नंबर और मार्क्स है। तो जो पहली एंट्री होगी आपकी, पहले वाला जो मैच करेगा रोल नंबर इस टेबल से इस टेबल में, तो 5 5 मैच हो रहे थे, पूरा की पूरी रो ऐसी कॉपी पेस्ट हो जाएगी आपके इस टेबल के अंदर। वो अगली रो पे आएगा, वो देखेगा 6 6 इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये आपका फुल ज्वाइन है तो 6 ये एल वाली एंट्री भी आएगी, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये इसके अंदर टेबल के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, तो मतलब मार्क्स है ही नहीं, तो मार्क्स की जगह एन ए एन लिखा जाएगा। फिर वो इस टेबल में घुसेगा, इस टेबल में पहली रो उसने लिख दी है, सेकंड रो पे आएगा, इसका पकड़ेगा 7, 7 चेक करेगा इस पर्टिकुलर रो के अंदर, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो 7 यहाँ पे रोल नंबर किसी का नहीं है, तो इस पूरी 7 और 16 वाले को ऐसे ही उठाएगा, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि जब बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करते इस टेबल के अंदर, उसका नाम भी नहीं होगा, तो नाम वाली पे एन एन लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि सारी की सारी एंट्री आएंगी, जो कॉमन नहीं है वहाँ पे एन एन प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? पाना क्लियर है? यस पाना क्लियर है आपको? ऑन ऑन पैरामीटर। ओके, सो दिस अबाउट ऑल द कंकैटिनेशन एंड द मर्जिंग। कंकैटिनेट आप तब करोगे जब आपके पास डेटा को आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, लेकिन आप डेटा फ्रेम्स को आप तब ऐड करते हो ऑन द बेसिस, अगर आप मर्ज फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, राइट? नाउ दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन कि आप डेटा को, अगर डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हो, कि आप डेटा में फिल्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हो। सपोज आपके पास ये वाला डेटा है, डीएफ वाला, दिस इज द डेटा। अगर आप इस डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो, तो डेटा को फिल्टर आउट कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 85 मार्क्स। आपको वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 85 से अबव है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, डीएफ, इसके ऊपर आप फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हो मार्क्स के बेसिस पे, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 मार्क्स ग्रेटर देन 85। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हो, तो डेटा फ्रेम के अंदर दोबारा स्टोर कराने के लिए आपको दोबारा से डीएफ के अंदर भेज देते हो। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, विल गेट एन एरर वगैरह, मार्क्स अगेन वही पंगा पड़ेगा, जो कॉलम का नाम हमने सही से नहीं लिखा होगा। हाँ जी। यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर जो मार्क्स वाला कॉलम है उसके अंदर एम कैपिटल है, तो मेक श्योर कि जो आपका कॉलम नेम है दैट शुड बी सेम। यू विल गेट द डेटा, उनका डेटा आ गया जिनके स्कूल में मार्क्स थे 85 से अबव है। यू विल गेट ऑल द डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कि आपके पास गिवन डेटा है, उसके बेस पर डेटा को एनालाइज कर रहे हो यूजिंग सम पांडास फंक्शन। तो आपने पहला क्या किया कि आपने, आपको वो सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स 85 से हैं अबव, यू हैव टू बी राइट द अबव 85 मार्क्स। आपने उस पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ा, उस कॉलम के ऊपर आपने रिलेशन ऑपरेटर लगाया, जिसमें आपने कंडीशन दी कि 85 से अबव जिसके मार्क्स से वो बच्चे आ जाए सारे, वो सारे स्टूडेंट आने के बाद आपने क्या किया, उसको दोबारा से उसे डेटा सेट के अंदर भेज दिया। यू विल अप्लाई अगेन डेटा सेट एज दिए, तो आपने जब डिस्प्ले करा तो दिस रिपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। अब आपको सेक्शन ए के सारे बच्चे चाहिए, आपके पास गिवन डेटाबेस है, उसके अंदर आपको सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट निकालने हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डीएफ, किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, सेक्शन के ऊपर, तो जस्ट कॉपी हियर, फ्रॉम सेक्शन ए। आपको सारे स्टूडेंट वो चाहिए जो सेक्शन ए से बिलोंग करते हैं, तो आपने सेक्शन ए के ऊपर क्या लगाया, इक्वल टू इक्वल, जिससे कंपेरिजन ऑपरेटर, वो कंपैरिजन करेगा, एक एक रो को पकड़ेगा और उसको कंपेयर करेगा सेक्शन ए से जो आप यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, तो सेक्शन वाले कॉलम में घुसेगा वो, तो हर एक को वो चेक करेगा, हर रो को, क्या वो एक इक्वल है या आपको ओरिजिनल डेटा सेट है। तो सेक्शन वाले कॉलम में घुसा, उसने देखा पहली रो को पकड़ा, अब हमने कंडीशन में क्या दिया कि आपको वो एक इक्वल होना चाहिए, का एक इक्वलेंट।
तो इसमें आएगा वो देखेगा एक इक्वल है, इस पूरी रो को फेच कर लेगा। फिर दोबारा सेकंड रो में आएगा, सेक्शन वाले कॉलम में आएगा, ए को देखेगा ए है सेक्शन, हाँ है, तो इस वाली रो को फेच कर लेगा। फिर थर्ड वाली रो में आएगा, सेक्शन वाले कॉलम में घुसेगा, वो देखेगा बी इज इक्वल टू ए है, तो नॉट इक्वल, तो इस वाली रो को स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा। तो जहाँ जहाँ भी सेक्शन नहीं होगा उसको उठा लेगा एंड इट विल प्रिंट आउट। तो दोबारा से उसको डेटा फ्रेम में स्टोर करा लेते हैं। तो when you run this command, you will get all the data who belongs to only section A। आपके पास only section A का डेटा आ गया है, राइट। नेक्स्ट इज अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करनी हो, अभी तो आप यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन टेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करनी हो देन तो फाइंड द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु स्कोर इज लेस देन 80। आपको वो वाले बच्चे चाहिए 11th क्लास के जिनके 80 से कम स्कोर है। तो सबसे पहला वाला आप फंक्शन लगाओगे, वो आप किस पे लगाओगे, क्लास के ऊपर लगाओगे कि आपको वो क्लास के वो बच्चे चाहिए जो 11th क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आई जस्ट राइट से डी, पहला आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, क्लास के ऊपर। क्लास का सी बड़ा, इसमें क्या कंडीशन देनी है, वो बिलोंग्स टू क्लास 11, तो जो क्लास 11 से बिलोंग करते हैं, राइट। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे यहाँ पे आप, तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि जिनकी अब यहाँ से वो बच्चे निकल के आ जाएंगे जो 11th क्लास में है। अब 11th क्लास में भी वो बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स हैं लेस देन 80 है। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हो, एंड ऑपरेटर, मतलब बिट वाइज एंड। पाइथन के अंदर ये बिट वाइज एंड है, बिकॉज आपके अंदर जो ये रिटर्न कर रहा है वो आपका बाइनरी डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे लगा रहे हो बिट वाइज ऑपरेटर लगा रहे हो, जैसे बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो सेकंड कंडीशन क्या चेक कर रहे हो आप, अगेन डीएफ के अंदर आप किस कॉलम को पकड़ोगे जिसके अंदर मार्क्स लेस देन 80 है, यानी मार्क्स वाले कॉलम को पकड़ोगे। मार्क्स क्या होने चाहिए, लेस देन 80, ठीक है। तो ये आपने दो कंडीशन लगा दी। कंडीशन में सबसे वाली कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जो 11th क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अब वो 11th क्लास में वो बच्चे जिनके मार्क्स 80 से कम है, ठीक है। नाउ यू विल पास दिस डेटा टू योर डेटा फ्रेम, यू विल गेट द डेटा। अंजलि नाम की लड़की है जो क्लास 11th में है, सेक्शन बी के अंदर है, जिसके मार्क्स 76 है। देखो यहाँ पे आपको 11th क्लास के बच्चों में से 11th क्लास के 3 बच्चे हैं, प्रिया, अंजलि एंड राहुल। अब उनमें से भी आपको वो बच्चे सिलेक्ट करने हैं जिसके 80 से नंबर कम है। तो ये 92 है, 80 से अबव है, 81 80 से अबव है, 76 मार्क्स ऐसे हैं जिसके 80 से कम है। तो अंजलि इज दैट कैंडिडेट जो 11th क्लास में और जिसके मार्क्स साइंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 से कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी हु टुक मैथ। सारे बच्चे डिस्प्ले कराएंगे जो सेक्शन बी से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने मैथ को अडॉप्ट किया हुआ है। पहले अगेन सबसे पहले आप किस पे लगाओगे, सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन वाले कॉलम पे लगाओगे यहाँ पे। I'll just take it, सेक्शन इज इक्वल टू कौन सा सेक्शन है, बी। तो बी इज अ स्ट्रिंग, अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में दोगे, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन इज एंड। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन क्या है, वो टुक मैथ, यानी कि सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर सारे सब्जेक्ट डिफाइन है कि आपको वो बच्चे चाहिए जिन्होंने मैथ अडॉप्ट किया है। तो आई मेक अ कंडीशन ऑन सब्जेक्ट। हाँ, ठीक है। सब्जेक्ट पे आपने क्या कंडीशन लगानी है, जिसमें हमने मैथ लिया है इसकी तो कंडीशन इज वो टेकिंग मैथ, ठीक है। तो दोबारा से हम इसको क्या कर रहे हैं, उसी डेटा फ्रेम में कॉपी कर दे रहे हैं। And you will get all the students who's from section B and जिन्होंने मैथ अडॉप्ट किया हुआ। तो बाय दिस वे यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा, आप डेटा सेट में से अपनी
डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड क्वेरी देखें, ये क्वेरी करो सॉल्व अपने आप से। जो थर्ड वाली है, स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 सेक्शन ए एंड स्कोर अबव 85, इसमें तीन कंडीशन है कि सबसे पहले तो बच्चा है वो 12th क्लास का होना चाहिए, सेक्शन ए का होना चाहिए, और उसके मार्क्स 85 अबव। इसका मतलब ये जो है वो तीन कंडीशन सप्लाई होंगी। जस्ट कॉपी पेस्ट। इसके अंदर आपके पास पहली कंडीशन के सेक्शन क्लास के ऊपर, तो आई जस्ट मेक अ चेंज, क्लास 12th होनी चाहिए, सेक्शन ए से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड लगेगा वो सेक्शन के ऊपर लिख, सेक्शन ए। अब थर्ड कंडीशन के इसमें इसके मार्क्स क्या हो, 85 से हो, तो थर्ड कंडीशन के लिए अगेन मार्क्स वाले कॉलम कितने होने चाहिए, 85 से अब, यानी कि ग्रेटर देन 85 होने चाहिए। मार्क्स इज ग्रेटर देन 85। सो ये वो स्टूडेंट है स्नेहा जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करके क्लास 12 में सेक्शन ए में है, उसके मार्क्स जो है वो 85 से होंगे। ठीक है, इस पर करो एक बारी। ये नेक्स्ट वाला जो है, अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा। इस बारी इसकी क्वेरी लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, एक बार सर बुला रहे हैं थोड़ी सी। इसकी क्वेरी लिखो, क्या लिखोगे? ये आपके पास डेटा सेट है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में बताओ क्या लिखोगे इसके क्वेश्चन। चैट में लिखो सारे, ये अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करो इसको। आई जस्ट कम इन 2 मिनट्स। यस, लिखी किसने क्वेरी? I'm audible? ओके, लिखो इसके बारे में, लिखा किसी ने? इसके लिए लिस्ट द स्टूडेंट हु स्टडी साइंस एंड स्कोर मोर देन 85 मार्क्स। इसका मतलब कि वो बच्चा स्टडी जो पढ़ रहा है, स्टडी के अंदर वो क्या पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है। कंट्रोल सी, हु स्टडी साइंस। साइंस का जो सब्जेक्ट किस कॉलम के अंदर है आपके? मेरा सब्जेक्ट कॉलम के अंदर है, तो ये आप फिल्टर करोगे इसके ऊपर, साइंस के ऊपर। सब्जेक्ट की कॉलम है, यस। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए उसके साथ। और उसके मोर देन 85 परसेंट होने चाहिए, ग्रेटर देन 85 मार्क्स। ऐसे कोई स्टूडेंट है नहीं क्या?
ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने साइंस अडॉप्ट की हुई है और मार्क्स 85 से अबव है। तो दीज आर द 3 स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड ऑल द स्टूडेंट हु स्टडी इन द मैथ, जिन्होंने मैथ पढ़ा क्लास 12 के अंदर है। कर लोगे क्वेरी, तो इजी है। अब अगर आपको 3 टॉपर निकालने हो क्लास के, तो हाउ विल गेट। अगर आपको खुद ही इसके अंदर से 3 टॉपर निकालने हैं, टॉपर का मतलब है जिनके स्कोर हाईएस्ट होंगे वही टॉपर बनेंगे अमंग ऑल द क्लासेस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें फंक्शन यूज करते हैं हम सॉर्ट वैल्यू का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मार्क्स कॉलम को सॉर्ट कर लेंगे। जो हमारा मार्क्स कॉलम है ये वाला, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, तो जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो उसके हम टॉप 3 स्टूडेंट को हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज पी डी डॉट सॉर्ट वैल्यू। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है दैट इज बाय, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो मार्क्स कॉलम के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, तो पीडी का ये, यस, इसने क्या किया, आपके मार्क्स वाले कॉलम को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में होता है। अगर आप इसको डिसेंडिंग में प्रिंट कराना चाहते हो, तो वहाँ पे एक पैरामीटर होता है, असेंडिंग करके इसको पॉज करना पड़ेगा। असेंडिंग कॉलम को आपको करना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है, तो असेंडिंग को पोस्ट करने के बाद तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा आपको। ठीक है, तो आप देखो पूरे सारी क्लासेस के अगर आपको 3 स्टूडेंट उसने बोला टॉप 3 स्कोर को प्रिंट कराना, तो हम यहाँ पे हेड फंक्शन यूज कर लेते हैं। हेड फंक्शन से हम टॉप 3 स्कोर प्रिंट करा लेंगे। तो दीज आर द 3 टॉपर इन योर क्लास जिनके स्टूडेंट के मार्क्स सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन और पढ़ लिया सॉर्ट वैल्यू करके, या आप अगर आप किसी भी वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर सॉर्ट वैल्यू फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसमें 2 फंक्शन और हैं। इज इन फंक्शन है और स्ट्रिंग मेथड है। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम से प्रिंट कराना चाहते हो किसी स्टूडेंट को, कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है लिस्ट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th, कि जो बच्चे क्लास 10th में और जो बच्चे 12th में हैं उन्हीं के नाम आपको डिस्प्ले कराने हैं। तो इज इन फंक्शन यूज होता है उसके लिए, कि इज इन का मतलब है कि सिर्फ जो पर्टिकुलर आप क्लास दे रहे हो उन्हीं के बीच की जो डिस्प्ले होगा वो प्रिंट कराएगा यहाँ पे। तो हाउ विल यू राइट दैट, डी किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, क्लास के ऊपर। द फंक्शन नेम इज इन, इसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, तो आपको 2 पर्टिकुलर क्लासेस में करना है, तो आप इसके लिस्ट पास करोगे जो 10th में हो और 12th में, एंड यू विल गेट बैक रिटर्न टू योर ओरिजिनल डेटा। क्लास क्लास ठीक है, कैपिटल, यस। ये अब वो सारे स्टूडेंट आगे जो सिर्फ ओनली क्लास 10th में और 12th में, 11th वाले यहाँ से ऑब्सोल्यूट हो गए। तो उसके लिए अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो आपके लिए आप फंक्शन यूज करोगे इज इन फंक्शन। इज इन का मतलब है जो इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करते हो। ठीक है, 10th में हो या फिर 12th में। ठीक है, दिस हाउ यू फिल्टर आउट डेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास फाइंड द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद एस। ऐसे सारे स्टूडेंट जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, डी एफ, इसके ऊपर आप नाम का कॉलम कौन सा है आपका, नेम के नाम से, तो डी एफ के अंदर आप क्या करोगे, नेम डॉट
द फंक्शन, किसी भी जब आप स्ट्रिंग के साथ काम करते हो तब एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हो, दैट इज str। ठीक है, इसका जो पैरामीटर है दैट इज स्टार्ट विद, और इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, इससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। start with, start within होता है या with होता है? ओके, हमने वहाँ पे शायद लेटर स्मॉल दिया है, यहाँ पे कैपिटल है। नेम में स्ट्रिंग स्टार्ट विद, यस। सो सिंटेक्स थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं याद रख सकते तो चैट जीपीटी कर लगा करो, ठीक है, बट आपको मेन मेन फंक्शन पता होना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से स्ट्रिंग फेच करनी है तो हाउ विल यू फेच द स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज अ स्टूडेंट नेम whose name start with a S letter only। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा यूजिंग सम pandas कमांड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को आप फिल्टर अप्लाई करके डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो एक छोटा सा एक फंक्शन था, डेटा सेट था। अगर आप बड़े डेटा सेट पे, जो आपने कल आईपीएल वाले डेटा सेट हमने यूज किया था, उसके ऊपर आप फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो, यू कैन अप्लाई। ठीक है, उसको प्रैक्टिस आउट में लेके आना, प्रैक्टिस करके देखना उसके ऊपर इस तरह से कुछ कमांड्स लिख के। ठीक है, नहीं हेल्प होती है, नहीं हो आपको अगर आता तो यूज चैट जीपीटी, अदरवाइज विंडोज पर लेता है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने तीन चीजें करी। तो ग्रुप बाय हमने लगाना सीखा कैसे लगाते हैं, उसके बाद हमने दो डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट फंक्शन या फिर मर्ज फंक्शन। मर्ज के अंदर हमने जॉइंस का देखा कि आपके इनर जॉइन, आउटर जॉइन एंड लेफ्ट एंड राइट जॉइन, कि किस तरह से आप डेटा को आप मर्ज कर सकते हो। एंड इन द लास्ट विल सी कि आपने एक डेटा फ्रेम के ऊपर आपने डेटा को फिल्टर आउट करना सीखा यूजिंग सम pandas फंक्शन, राइट। ये ठीक है, सभी कमांड। ठीक है, आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज, एंड कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस टुमारो क्लास। कल हम पढ़ेंगे मैटप्लोट्लिब सी होम लाइब्रेरी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, डेटा को विजुअलाइज करके देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कल लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, मैटप्लोट्लिब एंड सी होम लाइब्रेरी, राइट। ओके, चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे।